Hello students, good morning to all of you. Today we are going to start a new series of CSIR NET, JRF, GATE, TIFR and any other entrance exam related to higher education in physical sciences. इस सीरीज में हम लोग जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्लासिकल मैकेनिक्स का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग बिल्कुल ही अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। हमें उससे पहले वाले पार्ट से और उसके बाद वाले पार्ट से उससे कोई लेना देना नहीं होता है। एक बिल्कुल अलग तरीके की फिजिक्स है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं इसको जो है शुरू कर रहा हूं। मैंने इससे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की 2 सीरीज मैंने कंप्लीट कर ली हैं और ये जो है स्पेशल थ्योरी की सीरीज मैंने आज स्टार्ट की है। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। अगर आप नेट एस्पिरेंट्स हैं, आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और या फिर आप TIFR, गेट और जस्ट इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसके जो है जितने भी पार्ट्स आएंगे आप उनको लगातार देखिए और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में जरूर मिलता है और बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ट्रिकी होता है, जल्दी सोल्व हो जाता है और आपको इसमें मैक्सिमम जो जितने मार्क्स आपको मिलने चाहिए वो मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो टुडे वी विल स्टार्ट ए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डेमो मतलब डेमोस्ट्रेशन या फिर उसको कह सकते हैं इंट्रो वीडियो रहेगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या। जैसे कि नाम में लिखा हुआ है स्पेशल, मतलब जो स्पेशल का मतलब है कि एक्चुअल में जो रिलेटिविटी की जो थ्योरी है वो तो हमने पढ़ी हुई है, लेकिन रिलेटिविटी की थ्योरी को स्पेशल बनाया गया एक उसमें चेंज करके। ठीक है ना, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों माना गया, वो सब चीजें हम लोग आज जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए मैं आता हूं न्यूटन्स लॉ के ऊपर। ठीक है ना, मैं आता हूं न्यूटन्स लॉ के ऊपर। जैसा कि हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा, एक हमने मैकेनिक्स का जो पार्ट है वो हमने पढ़ा न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो कि आपकी ओल्ड मैकेनिक्स है, जिसमें हम लोग न्यूटन्स के लॉ की मेनली बात करते हैं। और न्यूटन्स के जो लॉ है वो एक ऐसे लॉ बना दिए गए थे न्यूटन के द्वारा जिससे पूरी दुनिया चलती है। मतलब पूरी दुनिया का मतलब है बहुत सा हिस्सा जो है दुनिया का जो है न्यूटन्स लॉ से गवर्न होता है। मैं ये नहीं कह रहा आजकल जो मॉडर्न जो फिजिक्स है, क्वांटम जो फिजिक्स है, उसमें न्यूटन्स लॉ का इतना ज़्यादा मतलब काम नहीं होता है, लेकिन क्लासिकल जो फिजिक्स का जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो न्यूटन्स लॉ के इर्द गिर्द घूमता है। तो न्यूटन्स लॉ एक मेन पार्ट होता है क्लासिकल मैकेनिक्स का। और उसके बाद में जो है न्यूटन के बाद में जो फिजिक्स आई थी आपकी लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन जो आपकी फिजिक्स है, वो जो फिजिक्स है उसमें जो है हम लोग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहीं ना कहीं से वहीं से ही निकल के आई है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले मैं आपको बताता हूं एक और थ्योरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कौन सी? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बच्चों। ठीक है, ये जनरल थ्योरी समझ में आएगी तो आपको स्पेशल थ्योरी भी समझ में आएगी। ठीक है, तो आज हम लोग जो है थोड़ा बहुत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेटिव वर्ड का मतलब हम लोगों ने छोटी क्लास में पहले से ही पढ़ा है कि जब भी हम लोग किसी बॉडी के रेस्ट और मोशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास में थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और वो प्रॉब्लम होती है रिलेटिविटी की। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ये कहूँ कि ये वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, मतलब ये अन्याय हो जाएगा। क्योंकि रेस्ट और मोशन जो होते हैं वो एक मतलब उसको हम लोग कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, वो आपकी रिलेटिव टर्म है। कैसी टर्म है? रिलेटिव टर्म है। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ये कहना कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए रेस्ट में भी हो सकता है और वो मोशन में भी हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी क्वांटिटी या किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को अपना खुद का जो आपका फ्रेम होता है, खुद का जो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट होता है ऑब्जर्वर का, वो आपका फिक्स करना होता है। ये भी डिसाइड करता है कि आप किस फ्रेम में हैं। ठीक है ना, आपका जो फ्रेम है वो कैसा है, आपका फ्रेम रेस्ट में है, आपका फ्रेम मोशन में है,
और ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर हम लोग जब बस में बैठे होते हैं तो हमारी बस आगे की तरफ मूव कर रही होती है और जो पेड़ होते हैं वो पीछे की साइड में मूव कर रहे होते हैं। जब हम लोग ट्रेन में बैठे होते हैं तो ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही होती है, प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ भाग रहा होता है। तो ये सब चीजें क्यों होती थी? ये सब होती थी आपकी किसकी वजह से? ये होती थी रिलेटिविटी की वजह से ना, क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस नेचर। रेस्ट और मोशंस आर ऑल्सो रिलेटिव, ठीक है ना, एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। अगर ट्रेन में अगर मैं बैठा हूं और मेरी ट्रेन चल रही है तो ट्रेन में मेरे साइड में बैठा एक जो पैसेंजर है उसके लिए मैं रेस्ट पे हूं, उसके लिए मैं रेस्ट पे हूं, क्योंकि उसका जो फ्रेम है और मेरा जो फ्रेम है वो कॉमन फ्रेम है, वो एक ही फ्रेम है। तो अगर मैं किसी दूसरे आदमी से पूछता हूं जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा है बाहर ट्रेन से, उससे पूछता हूं तो वो बताता है कि आप मोशन में हो, आप तो मूव कर रहे हो आगे की तरफ पे। और हम लोग अगर उस आदमी को देखें, प्लेटफॉर्म वाले आदमी को, तो हमारे हिसाब से वो वाला आदमी भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब हर चीज जो है वो रिलेटिव है एक दूसरे के साथ में। पर्टिकुलर कोई भी चीज को हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये रेस्ट में है या फिर ये मोशन में है। तो ये बार बार जो रिलेटिव टर्म आ रही है, रेस्ट और मोशन की बार बार बात कर रहे हैं, तो उसका एक मेन कारण होता है। वो कारण है जो हम लोग बार बार आपको बोल रहे हैं, वो होता है फ्रेम, ठीक है ना। जो फ्रेम जो वर्ड है वो मैंने बार बार यहाँ पे लिया है, तो फ्रेम का खास इंपॉर्टेंस है। तो पहला ही जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। अच्छा, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो डिफरेंस है आपको वो धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं अभी से आपको नहीं बताऊंगा तो ताकि आपका इंटरेस्ट जो है इसमें बना रहे। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जनरल थ्योरी का मतलब जो नॉर्मल लाइफ में हम लोग जीते हैं वो जनरल थ्योरी है। रिलेटिविटी तो मैंने आपको बता ही दिया कि हर चीज एक दूसरे के रिलेटिव होती है, लेकिन जनरल का मतलब जो नॉर्मल लाइफ हम लोग जीते हैं, और स्पेशल का मतलब कुछ खास है। इसीलिए ये जो टॉपिक है ये भी आपका खास बन गया, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। किसकी बात करता हूं भाई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करता हूं। तो आज हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगली वीडियो में हम लोग जो है जनरल थ्योरी के कुछ और कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि भाई कोई भी पर्टिकुलर फ्रेम मान लिया हमने, पर्टिकुलर आपका एक्सिस मान लिया। जैसे कि मेरे पास ये वाला कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, आप इसको अच्छे से जानते हैं। ये वाला एक्स एक्सिस होता है, ये वाला वाई एक्सिस होता है, ये वाला जेड एक्सिस होता है। तो किसी पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए कि मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मैं अर्थ पे हूँ, मैं मेज पे खड़ा हूँ, मैं पहाड़ पे खड़ा हूँ, तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जिस जगह पे मेरा ऑब्जेक्ट है, जिस जगह पे मेरी बॉडी अंडर कंसिडरेशन है, उस जगह को मैं बोलता हूँ उस जगह का फ्रेम, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये कोई फ्रेम हो गया। इस फ्रेम के अंदर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको दिख रहे हैं। ये जो पॉइंट होता है ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है O, ठीक है ना। अच्छा, एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 होता है, जेड एक्सिस आउटसाइड होता है, ये सब आपको पता है ये चीजें, ठीक है ना। आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है ना। उसकी मतलब फिक्स जो उसकी पोजीशन है अपने को वो बतानी है। तो वो पोजीशन जो है वो डिसाइड की जाएगी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंपैरिजन में, ठीक है ना। मतलब इसके रेस्पेक्ट में हम लोग बताएंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्योंकि एक मतलब एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट जो होता है चूज करना होता है किसी भी पॉइंट की पोजीशन को जानने के लिए, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये पॉइंट कहाँ पे है, तो मैं कहूंगा कि ये वाला पॉइंट जो है इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका कितना 3×2 है। इसका मतलब 3×2×0 लिख देता हूं, ठीक है ना। 3D एक्सिस के अंदर 3 to 0 का मतलब ये हुआ कि अगर मैं x में चलता हूं तो मुझे 3 चलना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर मैं बोल देता हूं 2×3×0, यानी x में मुझे 2 चलना पड़ेगा और y में मुझे कितना चलना पड़ेगा, 3 चलना पड़ेगा। जब जाके मुझे इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट होगी। x में कितना चलना पड़ेगा 2 और y में कितना चलना पड़ेगा 3 और z में मुझे चलना ही नहीं है। अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो मुझे कुछ z में भी चलना पड़ता, तो z का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया है। तो ये 2, 3, 0 जो है ये कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का, पोजीशन का, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये जो कोऑर्डिनेट मैंने लिया है 2, 3, 0, ये किसके रेस्पेक्ट में है, तो ये रेस्पेक्ट में है इस ओरिजिन के 0,0,0, यानी इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो ली गई है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के सेंटर से, या फिर उसको बोल सकते हैं ओरिजिन से ली गई है। तो ये ओरिजिन जो है आपका एक रेफरेंस पॉइंट हमने चूज कर लिया, और ये जो कंप्लीट है ये उसका फ्रेम हो गया, ठीक है ना, कि किस फ्रेम में आप ऑब्जर्व कर रहे हो सकता है कि आप यहाँ ना हो कि किसी दूसरे फ्रेम में हो,
मान लीजिए कि आप ट्रेन में बैठे हो और दूसरा वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी ट्रेन में ही बैठा है, तो उसके लिए आसान हो जाता है आपके डिस्टेंस निकालना, पोजीशन निकालना। और अगर कोई आदमी ट्रेन की बजाय प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ट्रेन चल रही है, उसके लिए आपकी पोजीशन का पता लगाना थोड़ा सा मतलब रिलेटिव होता है, थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है। तो वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हो अलग अलग हो गया है, ठीक है ना। आपका जो फ्रेम है जहां पे आप बैठे थे वो फ्रेम आपका मूविंग फ्रेम है, आपकी ट्रेन चल रही है तो आपका फ्रेम चल रहा है, और जिस फ्रेम पे ऑब्जर्वर खड़ा है वो फ्रेम रेस्ट पे है, ठीक है ना। तो वहां पे दो अलग अलग फ्रेम हो गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। जहां से हम लोग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कंसीडर कर सकते हैं, और एक रेफरेंस पॉइंट होता है उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप ऑफ फ्रेम रेफरेंस पढ़ते हैं। हमारे पास जनरली दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। नंबर 1 पे होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन सा होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है भाई। दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। आज का क्लास बिल्कुल बेसिक रहेगा, थोड़ा सा आपको बेस में तैयार किया जाएगा, आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। बाद में आपको बहुत मजा आएगा, देखिए। उसके बाद में नंबर 2 पे आएगा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं भाई। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो तो हमने समझ लिया, अब ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, हम लोग जो है बेसिकली कई बार बात करते हैं कि भाई जब हम लोग बस में बैठे होते हैं तो हम लोग बस में चलते चलते बार बार कंडक्टर से ये सवाल करते हैं कि भाई चंडीगढ़ आ गया क्या, या फिर जयपुर आ गया क्या, या फिर मतलब करनाल आ गया क्या, या फिर चरखी दादरी आ गया क्या। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग जो है ये बार बार पूछ रहे हैं कि कौन सी जगह आ गई या नहीं आ गई। इसका मतलब हम लोग जो है वो नहीं जा रहे हैं, हम लोग रेस्ट पे हैं। अगर हम लोग बस के फ्रेम के हिसाब से देखें तो कंडक्टर के लिए हम लोग रेस्ट पे हैं और हमारे लिए कंडक्टर भी रेस्ट पे है। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई चंडीगढ़ कब आएगा। इसका मतलब चंडीगढ़ चल के आएगा, हम लोग नहीं चल के जाएंगे वहां पे, ठीक है ना। क्योंकि हमारे लिए हमारा सवाल ये बोल रहा है कि चंडीगढ़ कब आएगा, तो चंडीगढ़ आएगा हमारे लिए, ठीक है ना। वही अगर मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं और मैं किसी दूसरे आदमी से पूछ रहा हूं कि भाई ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब आएगी, तो वहां पे देखो हम लोग नहीं चल रहे हैं, ट्रेन चल के आएगी, बस चल के आएगी। बस कब आएगी, बस कब जाएगी, इसका मतलब हम लोग अब बस को चला रहे हैं, बस खुद चल के जाएगी, खुद चल के आएगी, हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और जब हम लोग बस में बैठे थे तब हम लोग कह रहे थे कि भाई चंडीगढ़ कब आएगा, जयपुर कब आएगा। इसका मतलब खुद जो सिटी जो है वो चल के हमारे पास आएगी। क्या ऐसा होता है क्या कि भाई चंडीगढ़ हमारे पास चल के आएगा? हाँ, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। रिलेटिविटी जो है यही आपकी रिलेटिविटी है। इसी चीज को समझने के लिए तो हम लोगों ने रिलेटिविटी का जो कंसेप्ट है वो बनाया है, ठीक है ना। तो मतलब एक ही चीज को हम लोग दो अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट यहाँ पे था और मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूं, हो सकता है कुछ टाइम के बाद में, भाई अब तो ये टाइम 0 है, यहाँ पे t=0 मान रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद में ये पॉइंट कहीं और चला जाए। भाई पर्टिकुलर मान लो कि मैंने यहाँ पे एक चींटी को देखा, एक चींटी यहाँ पे खड़ी थी 2, 3 और 0 के ऊपर, तो कुछ टाइम के बाद में जब मैंने ऑब्जर्व किया तो वहां पे टाइम को मैंने 0 कंसीडर कर लिया है। लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम बाद में मैं देखूं तो हो सकता है चींटी वहां पे ना हो, चींटी अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे चली गई हो। इसका मतलब है अब जो है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो बदल गया है विद टाइम, यानी जो भी सिचुएशन में चेंजमेंट आ रहा है वो टाइम के साथ आ रहा है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक्स वाई जेड के साथ साथ में टाइम को भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा। भाई हो सकता है कि मान लो यहाँ पे पहुंच गया हो, तो यहाँ पे पहुंच गया तो मेरा वाई का कोऑर्डिनेट तो उतना ही है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 × 2 × 0। भाई हो सकता है कि मेरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे चला गया, चींटी यहाँ पे चली गई, तो चींटी जो है वाई में तो चेंज हुई नहीं, उतनी है, ठीक है ना। वाई में तो कितनी है, उतनी है, 3 पॉइंट पे ही है, और जेड में भी उतनी है, केवल एक्स में चली है। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 530 हो गया। इसका मतलब है, लेकिन अगर मैं टाइम की बात करूं तो कि यहाँ पे टाइम 0 होगा नहीं, यहाँ पे टाइम क्या हो गया, चेंज हो गया है। यानी कोई भी चेंज आता है किसी भी इवेंट में, किसी इंसिडेंट में, तो वहां पे टाइम का खास रोल होता है। तो जब भी हम लोग रिलेटिविटी की बात करेंगे तो हम यहाँ पे एक्स वाई जेड के साथ साथ में एक टाइम का जो है कंसेप्ट और लेकर चलेंगे, ठीक है ना।
एक टाइम का एक्सिस और अपने माइंड में जो है कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में टोटल 3 एक्सिस ना होगा, कितनी हो गई, 4 हो गई हैं। एक एक्स होता है, एक वाई होता है, एक जेड होता है और एक चौथा आपका होता है टाइम, ठीक है ना। स्पेस टाइम भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। इसी को बोलते हैं कि भाई आपका एक्स वाई जेड मिलकर स्पेस बनता है और साथ में आपका टाइम तो हो ही गया, तो स्पेस टाइम रिलेवेंट जो है आपकी थ्योरी जो है वो इस पे बेस्ड होती है, ठीक है ना। तो ये हम लोग जो है पढ़ रहे हैं आपका कि भाई टाइम के साथ भी इसका एक रिलेशन हमको लेके चलना है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो है इनर्शियल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कौन सा होता है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉ क्या होते हो, न्यूटन्स लॉ ओबे होते हो, न्यूटन्स लॉ जो है वो क्या करते हो, फॉलो करते हो, ठीक है, या ओबे करते हो। न्यूटन्स के जितने भी लॉ हम लोगों ने 3 न्यूटन के लॉ मेनली पढ़े हैं, तो जो न्यूटन्स के लॉ हैं एप्लीकेबल अगर होते हैं न्यूटन्स के लॉ, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। और अगर जिसमें न्यूटन्स के लॉ फॉलो नहीं होते, नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ, अगर न्यूटन्स के लॉ फॉलो नहीं होते हैं तो ऐसे फ्रेम को हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। तो अब न्यूटन्स के लॉ कब फॉलो करते हैं कब नहीं करते हैं, तो हम लोग उसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना। चलो न्यूटन्स के लॉ फॉलो कब करते हैं, मान लो कि हमारे पास में टेबल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक बुक रखी टेबल पे, तो यहाँ पे जो है टेबल जो है वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रही है कि नहीं हो रही, ये जो सिस्टम जो है ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो एक ऑब्जेक्ट जो है उसका अगर मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो नीचे कितना बताओ mg होगा इसका, ऊपर इसका नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, नेट एक्सेलरेशन जो है इसकी 0 है। क्या आपका कोई फ्रेम में कोई ऑब्जेक्ट चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ना तो टेबल चल रही है ना आपकी बुक चल रही है, सब कुछ रेस्ट पे है, रेस्ट पे होता है तो एक्सेलरेशन 0 होगी, तो नेट फोर्स बॉडी पे कितना लग रहा होगा, 0 होगा। तो नेट फोर्स बॉडी पे 0 लग रहा है तो आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और ये जो आपका कंप्लीट सिस्टम है ये कहलाया जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ क्या है, सब कुछ मतलब सही चल रहा है, हमारा कोई दिक्कत हमको नहीं आ रही है, सब कुछ आपके जो न्यूटन्स के लॉ हैं वो लग रहे हैं आराम से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पता करूं तो न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए दैट इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू एम जी। तो आपका न्यूटन्स का लॉ जो है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है इसके अंदर, ठीक है, इस फ्रेम के अंदर। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव करता, इसका मतलब कंफर्म बात है उस बॉडी पे लग रहा होता कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। यही न्यूटन का हमने लॉ पढ़ा हुआ है कि बॉडीज रिमेन्स इन द रेस्ट और रिमेन्स इन मोशन अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट, ओके। बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तब तक बॉडी का जो है उसमें जो बॉडी कहाँ पे रहेगी आपकी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर मोशन में है तो फिर मोशन में रहेगी, ठीक है ना। वो अपने आप नहीं रुकेगी। तो जैसे कि हम लोग गेम खेल रहे हैं तो वहां पे हमारे पास बॉल आ रही है, तो बॉल को अगर रोकना हो हमको तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर अगर बॉल रखी हुई है और उसको हमको भेजना कहीं पे तो हम लोग किक लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो तब जाके जाएगी। तो वहां पे अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो ही बॉडी में चेंज आएगा, अदरवाइज न्यूटन्स के लॉ यहाँ पे अच्छे से लग रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि न्यूटन्स लॉ जो है कई बार नहीं लगते हैं, ठीक है ना। यानी एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो कई बार हम लोग बस में बैठे होते हैं और बस चल रही होती है और बस की स्पीड मान लीजिए कि 70 के आसपास की स्पीड होती है बस की, और हम लोग सो रहे होते हैं और अचानक क्या होता है बस के ब्रेक लगते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही बस के ब्रेक लगते हैं तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। तो उस केस में क्या प्रॉब्लम होती है कि भाई जब मैं आराम से बैठा था तो मेरे ऊपर बाहर से कोई फोर्स तो नहीं लगा, बाहर से कोई फोर्स तो नहीं लगा, तो मैं आगे क्यों गया, भाई मैं आगे तब जाऊंगा जब मेरे पे कोई बाहर से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इंटरनल फोर्सेज की वजह से बॉडी में मोशन होगा नहीं, तो बॉडी जो है बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो ही आगे की तरफ मूव कर पाएगी ना। तो जब बस के अचानक ब्रेक लगे तो बस एकदम से रुकी, तो मैं आगे की तरफ क्यों गया, इसका मतलब मेरे ऊपर बाहर से कोई फोर्स लग भी नहीं रहा और फिर भी मैं मोशन में आ गया, तो यहाँ पे न्यूटन्स के लॉ तो काम नहीं कर रहे। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ को फॉलो कराने के लिए, न्यूटन्स लॉ को फॉलो कराने के लिए या फिर उस फ्रेम को हम लोग इनर्शियल फ्रेम बनाने के लिए, भाई वहां पे न्यूटन्स लॉ काम नहीं कर रहे तो वो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो उस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल बनाने के लिए, डील करने के लिए, समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग टाइप का फोर्स हम लोग मानते हैं जिसको हम लोग बोला करते हैं सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं,
सूडो फोर्स, ठीक है ना। सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स होता है जो केवल एक कंसीडर किया गया है हमारी सिचुएशन को हेल्ड करने का, सिचुएशन को मतलब स्टेबल करने के लिए, कि हमारा जो न्यूटन्स लॉ है वो काम नहीं कर रहा। तो भाई अगर जब फोर्स नहीं लग रहा था एक्सटर्नल, तो हम लोग आगे क्यों गए? तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई हमारे ऊपर एक फोर्स लगा है, अलग से फोर्स लगा होगा, कंसीडर कर लेते हैं। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स, ठीक है ना। सूडो फोर्स जो होता है कंप्लीट एक इमेजिनेशन का फोर्स होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है ये तो आपका हो गया मूविंग फ्रेम, ठीक है ना। जितने भी मूविंग फ्रेम होते हैं वो आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं। क्या होते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। मूविंग फ्रेम का मतलब ये है कि वो आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई फ्रेम मूव कर रहा है तो उस फ्रेम के अंदर अगर मान लो कि आपकी बस चल रही है कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से बस चल रही है, तो उस बस में खड़े होकर आप चाय पी सकते हैं बिना छलके हुए, बिना चाय बिखरे हुए छलके हुए आप चाय पी सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब आपकी बस कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होती है, तो वहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो भी एक्सेलरेशन जीरो होता है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, कोई मैग्नीट्यूड होगा उसका, तो भी आपके एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगी। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, और नेट फोर्स नहीं लगेगा तो हम लोग ना तो आगे की तरफ जाएंगे ना पीछे की तरफ जाएंगे, हम लोग वहीं पे स्टेबल रहेंगे, तो वहां पे चाय पीना आसान रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उस मूविंग फ्रेम को जो कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको हम लोग नॉन इनर्शियल कंसीडर करते हैं। जैसे कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन चल रही है, ट्रेन में कोई आदमी खड़ा है, तो उसके लिए हमारे लिए जो है वो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा व्हेन द ट्रेन इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना। हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि जब ट्रेन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो फिर क्या होगा, वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो जब भी न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं इस तरह के केस में, जब मूविंग फ्रेम होता है, फ्रेम इज मूविंग इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो उस केस में आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। उसको समझने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा सूडो फोर्स मान लेते हैं और उसको फिर हम लोग डील करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। तो दो बातें आपको क्लियर हो गई। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में चीजें क्लियर है आपके माइंड में कि नॉन इनर्शियल क्या होता है, इनर्शियल क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं मान लो कि जो फ्रेम जो है वो मोशन वाला जो फ्रेम मैंने लिया था वो स्ट्रेट लाइन मोशन का लिया है, अगर आपका फ्रेम जो हो मूविंग फ्रेम हो, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। एक मैंने मूविंग फ्रेम लिया है, मूविंग फ्रेम का मतलब या तो ये मान लीजिए कि भाई आप गाड़ी में बैठे हैं, ऑटो में बैठे हैं और अचानक से सर्कल आ गया सड़क के अंदर रोड पे, तो ऑटो जो है घूमेगा, तो ऑटो अचानक से जो घूमता है तो हम लोग जो है बाहर की तरफ गिरते हैं ना, तो वहां पे भी अपने ऊपर एक फोर्स लगता है। या फिर हम लोग मान लें कि एक मूविंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपका रोटेट कर रहा है, घूम रहा है ऐसे, और पहले वो रेस्ट पे था और हम लोग उस पर खड़े थे और अचानक से जो है वो रोटेट करने लग गया है विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग जो है वहां पे अनस्टेबल हो जाते हैं, रेस्ट पे नहीं रह पाते हैं ना। तो क्यों? क्योंकि वहां पे अचानक से बॉडी पे मोशन आया, तो हम जो है जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए थे बस के केस में, वहां पे हम लोग जो है एक सर्कल में घूमने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सर्कल जो होगा वो आपका इंक्रीजिंग रेडियस का होगा, ठीक है ना। सर्कल का मतलब हम घूमेंगे लेकिन साथ साथ हमारी रेडियस जो है बढ़ती चली जाएगी। तो हम लोग कुछ इस प्रकार का जो पाथ है हम लोग जो है फॉलो करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार के मोशन में हम लोग जो है मूव करेंगे। इस टाइम पे जब ऑब्जेक्ट आपका इस तरह का मोशन करेगा, इस टाइम पे हम लोग मानते हैं, क्योंकि भाई ये भी आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फिर से डील करना मुश्किल होगा। तो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम को आपका इनर्शियल फ्रेम बनाने के लिए जैसे वहां पे हमने सूडो फोर्स माना था, ऐसे यहाँ पे भी आपको जो है एक अलग से फोर्स मानना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोला करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा भाई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। लेकिन एक से काम नहीं चलेगा। जब रोटेटरी मोशन का आपका जो फ्रेम होता है, रोटेटिंग फ्रेम होता है, उस केस में बॉडी पे दो अपने को फोर्स मानने पड़ते हैं। एक तो इसको घुमाने वाला, एक इसको बढ़ाने वाला, रेडियस को बढ़ा भी रहा है साथ साथ में और आपको घुमा भी रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोलियस फोर्स, ठीक है ना, कोरोलियस फोर्स। एक आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक आपका कोरोलियस होता है, अपकेंद्रीय बल होता है, ठीक है ना। सूडो फोर्स आपका छदम बल होता है, सूडो फोर्स हमने वहां पे पढ़ा था। तो ऐसे आपके सिस्टम के अंदर अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल है तो उसको इनर्शियल बनाया जा सकता है आपको प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आपको क्लियर है तो हम लोग आगे चले, ठीक है ना। चले भी आगे। अब जो है हम लोग बात करते हैं हमारे जो लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स के लॉ को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो उस केस में जो हमारा जो लैब का जो फ्रेम है
वो आपको कैसे लेना है, वो आपका इनर्शियल फ्रेम होगा या आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। तो उसके लिए हम लोगों को एक छोटी सी बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर हम लोग माने तो हमारी लैब के अंदर जो भी टेबल रखी हुई है, जो टेबल का जो फ्रेम है वो वैसे तो नॉन इनर्शियल होना चाहिए, क्योंकि अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ घूम रही है, तो अर्थ घूमेगी तो हम भी घूम रहे हैं, साथ साथ में हमारी टेबल भी घूम रही है, तो अर्थ इज कंसिडर एज द रोटेटिंग फ्रेम, तो वो नॉन इनर्शियल होना चाहिए। लेकिन अर्थ की जो स्पीड है बहुत कम है, उसकी जो रोटेटिंग स्पीड है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू हमारी लाइफ में, जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग जो है उसकी स्पीड को नेग्लिजिबल मानते हैं, तो उसका जो इफेक्ट है वो हमारे ऊपर नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग लैब को जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये एक मूविंग फ्रेम है, एक रोटेटिंग फ्रेम है, तो ये नॉन इनर्शियल होना चाहिए। लेकिन ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का चक्कर तभी दिक्कत करता है जब आपके ऑब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं। नॉर्मल वेलोसिटी के अंदर चेंज होने पे हमारी लाइफ पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसे ही जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं, इसमें कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग स्पेशल थ्योरी को पढ़ेंगे आगे चल के, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस लगाने के बाद में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक।